हेलो स्टूडेंट्स, कल हमारा टॉपिक चल रहा था प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, लिबरलाइजेशन। ठीक है ना, हमने कंप्लीट कर लिया था। आज हमारा टॉपिक है मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, आर्थिक सुधारों के प्रमुख उद्देश्य। पहला पॉइंट, भारत में आर्थिक सुधार कार्यक्रम के अंतर्गत 1991 से आर्थिक नीति में प्रमुख रूप से निम्न परिवर्तन किए गए। ठीक है ना, भारत में जो इकोनॉमिक चेंजेस हुए हैंगे वो कब 1991 से स्टार्ट हुए, तो उसके बाद से हमारे यहाँ पर इंडिया में बहुत सारे चेंजेस हुए हैंगे इंडस्ट्री। पहला है न्यू इंडस्ट्री पॉलिसी। भारत में आर्थिक सुधारों के अंतर्गत नई औद्योगिक नीति लागू की गई। इसमें आधुनिकीकरण, आधारभूत उद्योगों की स्थापना तथा उच्च तकनीकों पर विशेष ध्यान है। यहाँ पर क्या कराया गया है कि जो न्यू इंडस्ट्री पॉलिसी निकाली गई है, बिजनेसों को हाईटेक बनाना, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाना, ठीक है ना, उनकी टेक्नोलॉजी बढ़ाना, ठीक है ना, ये सारी चीजें क्या करी गई, चेंजेस करे गए हैं। नवीन उद्योग नीति के प्रमुख जानकारी निम्नलिखित है। पहला पॉइंट दिया है लाइसेंस से मुक्ति। नई औद्योगिक नीति के अंतर्गत कठोर लाइसेंस प्रणाली को समाप्त कर दिया गया है। कई उद्योगों को लाइसेंस मुक्त कर दिया गया। जो पहले लाइसेंस के लिए कठोर नियम कानून होते थे वो सब खत्म कर दिए गए हैं यहाँ पर। ठीक है ना, अब सिर्फ क्या बचा है, कुछ ऐसे बिजनेस हैं जिस पर लाइसेंस जरूरी है, बाकी पर क्या है, लाइसेंस फ्री है। जैसे वर्तमान में निम्न 6 उद्योगों की लाइसेंस की अनिवार्यता है। सिर्फ 6 ही बिजनेस है जहां पर लाइसेंस जरूरी है, बाकी बिजनेस लाइसेंस मुक्त है। पहला है एल्कोहलिक ड्रिंक्स, मादक पेय, सिगरेट, डिफेंस इक्विपमेंट, प्रतिरक्षा उपकरण, इंडस्ट्रियल एक्सप्लोसिव, औद्योगिक विस्फोटक, खतरनाक रसायन, हजार्ड केमिकल्स, ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल। ठीक है ना, ये 6 ऐसी इंडस्ट्री है जहां पर आपको लाइसेंस की जरूरत है, बाकी आपको किसी भी बिजनेस के लिए लाइसेंस की जरूरत नहीं है। पंजीकरण की समाप्ति, रजिस्ट्रेशन खत्म कर दिया गया है। तकनीकी आयात, विदेशी निवेश प्रोत्साहन बोर्ड की स्थापना, विदेशी निवेशकों द्वारा भेजे गए प्रस्तावों को तीव्रता से पारित करने हेतु बोर्ड का गठन। फॉरेन से अगर कोई हमारे पास प्रस्ताव आया है, ऑफर आया है, ठीक है ना, तो उसको कंप्लीट करने के लिए एक समिति बनाई गई है कि जिससे वो सारी चीजें देखी जाती है और उनके प्रस्तावों को जल्द से जल्द स्वीकार किया जाता है। तकनीकी आयात में जो आधुनिकीकरण को बढ़ावा देने के लिए विदेशी तकनीक आयात करने की अनुमति प्रदान की जाने लगी है। फॉरेन से अगर हम कोई नई टेक्नोलॉजी लेते हैं, ठीक है ना, तो उसकी भी गवर्नमेंट ने परमिशन हमें दे दी है। सार्वजनिक क्षेत्रों के अभाव को कम करना, सार्वजनिक क्षेत्रों में सरकारी पूंजी को कम करना, इसके लिए विनिवेश डिसइन्वेस्टमेंट को अपनाया जा रहा है। ठीक है ना, जो पब्लिक प्रॉपर्टी है कि पब्लिक एरिया है वहाँ पर गवर्नमेंट की पूंजी को कम करने की भी टेक्नोलॉजी चल रही है, तरीके चल रहा है। उच्च प्राथमिक वाले उद्योगों को छूट। देश के 34 उच्च प्राथमिक वाले उद्योगों में 51% विदेशी पूंजी बिना सरकार की अनुमति के छूट प्रदान की गई है। दिया गया है कि देश के 34 उच्च प्राथमिक वाले उद्योग, मतलब मेन जो उद्योग होंगे, इंडस्ट्री है, उनको 51 विदेशी पूंजी बिना सरकार की अनुमति के छूट की गई। आप फॉरेन की 51% कैपिटल भी उसमें इन्वेस्ट कर सकते हो बिना गवर्नमेंट परमिशन के, ये भी हमें छूट मिली है। विदेशी निवेश का प्रवेश, विदेशी निवेश को आकर्षित करने के लिए आवश्यक व्यवस्था की गई है। अनिवासी भारतीयों के लिए विशेष क्षेत्रों में निवेश के लिए अनुमति प्रदान की गई। फॉरेन से पैसा मंगवाने के लिए, इन्वेस्टमेंट के लिए यहाँ पर नए नए ऑफर निकाले जाते हैं कि अनिवासी, एनआरआई जिसे बोला जाता है, ठीक है ना, जो रहते मतलब निवासी है इंडियन लेकिन कहाँ रहते हैं, फॉरेन में रहते हैं। जैसे किसी का जन्म इंडिया में हुआ लेकिन उनके पास नागरिकता कहाँ की हैगी, फॉरेन की हैगी। तो ये सारी चीज़ें किसमें आ जाती है कि उन लोगों के लिए भी यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करने के लिए ऑफर अलग अलग दिए जाते हैं। फिर नेक्स्ट आता है सेज की स्थापना। पिछड़े क्षेत्रों को चिन्हित कर सेज स्पेशल इकोनॉमिक जोन की स्थापना की गई। ऐसे क्षेत्र जहाँ पर कभी कोई रोजगार ना रहा हो, कभी कोई काम ना मिला हो, ठीक है ना, उन क्षेत्रों को फिक्स करके वहाँ पर सेज की स्थापना की गई ताकि वहाँ पर कंपनी वगैरह डाली जाए, बिजनेस स्टार्ट किया जाए ताकि वहाँ के लोगों को रोजगार मिल सके। फेरा प्रतिबंधों की समाप्ति। विदेशी विनिमय अधिनियम, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट के स्थान पर फेमा, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट की स्थापना की गई। ठीक है ना, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट खत्म कर दिया गया है। अब कौन सा आ गया, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। MRTP प्रतिबंधों की समाप्ति। एकाधिकार एवं प्रतिबंधात्मक व्यापार अधिनियम, मोनोपोलीज एंड रिस्ट्रिक्टेड ट्रेड प्रैक्टिसेस एक्ट को समाप्त कर दिया गया है। नेक्स्ट दिया है न्यू ट्रेड पॉलिसी, नवीन व्यापार नीति।
आर्थिक सुधार के अंतर्गत व्यापार नीति में अभूतपूर्व परिवर्तन किए गए। विदेशी व्यापार में नीतिगत आने वाली बाधाओं को दूर करके अनावश्यक नियंत्रण को समाप्त किया गया है। नवीन नीति के अंतर्गत निम्न परिवर्तन किए गए। प्रतिबंधित वस्तुओं के आयात को छोड़कर सभी वस्तुओं के आयात पर लगने वाले प्रतिबंधों को समाप्त कर दिया। ठीक है ना, जो चीज बाहर से आने पर बैन हैगी, ठीक है ना, सिर्फ उसी को बैन करा गया, बाकी सारी चीजों को छूट कर दिया गया। जैसे एल्कोहल हो गया, सिगरेट वगैरह हो गई, ठीक है ना, ड्रग्स वगैरह हो गई, केमिकल हो गए, ये सारी चीज़ें, हथियार हो गए, ये आप फॉरेन से यहाँ ला नहीं सकते हो गए बिना परमिशन के। ठीक है ना, ये सारी चीज़ें क्या है, बैन हैगी। तो ये सब इसमें आ गया। नेक्स्ट है, आयात पर लाइसेंस प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है। अगर इसके अलावा, इन चीज़ों के अलावा भी अगर आप कोई चीज़ मंगवाना चाहते हो तो उसके लिए आपको लाइसेंस की जरूरत नहीं है। आयात निर्यात ने विधि को सरल बना दिया। इम्पोर्ट एक्सपोर्ट की जो प्रोसेस है उसको इजी कर दिया गया। निर्यात कर को समाप्त कर दिया गया है। ठीक है, निर्यात व्यापार में वृद्धि हेतु EOU एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट तथा EPZ एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन को विशेष रूप से प्रोत्साहन दिया जा रहा है। विदेशी पूंजी व्यापार फॉरेन कैपिटल मार्केट की स्थापना की गई है। चालू खाते पर पूर्ण परिवर्तनीय को लागू किया गया है। अब फिस्कल पॉलिसी, सरकारी आय व्यय का लेखा जोखा राजकोषीय नीति कहलाता है। फिस्कल पॉलिसी कहलाता है। गवर्नमेंट का जितना भी इनकम और एक्सपेंडिचर का लेखा जोखा होता है, ठीक है ना, मतलब जिसमें आप रिटर्न करते हो वो सब क्या कहलाता है, फिस्कल पॉलिसी। प्रायः सरकार सदैव घाटे का बजट प्रस्तुत करती है। राजकोषीय घाटे से आशय है आय से अधिक व्यय होना। प्राय राजकोषीय घाटे के सकल घरेलू उत्पाद ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट के प्रतिशत के रूप में व्यक्त किया जाता है। हमेशा गवर्नमेंट क्या करती है, हमें बजट घाटे का ही बताती है कि हमें बजट जो है वो लॉस हो रहा है। लॉस क्यों हो रहा है कि आपकी इनकम से ज़्यादा आपके खर्चे, मतलब आप 10,000 रुपये महीना कमाते हो लेकिन खर्चा कितने कर रहे हो, 12,000 रुपये, तो उसको क्या बोला जाता है, लॉस बोला जाता है। प्राय राजकोषीय घाटे के सकल घरेलू उत्पाद ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट के प्रतिशत के रूप में व्यक्त किया जाता है। हमारे यहाँ बजट किस में दिया जाता है, GDP के रूप में, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। घरेलू सकल उत्पाद GDP से आशय एक वर्ष में देश में उत्पादित समस्त वस्तुओं एवं सेवाओं के योग से है। ठीक है, GDP का मतलब क्या होता है, एक साल के अंदर हमारे यहाँ पर जितने भी प्रोडक्ट बने हैं उससे मतलब है। राजकोषीय घाटे को कम करने का प्रयास किया जा रहा है। हमारा जो लॉस हो रहा है फिस्कल पॉलिसी में, उसको क्या करा जा रहा है, कम करा जा रहा है। ठीक है ना, सॉरी, राजकीय कोष में घाटा जो हमारे यहाँ पर GDP में कम हो रही है, जैसे अभी आप न्यूज़ पे देख रहा होगा कि GDP गिर गई हैगी। ठीक है ना, तो ये सारी चीज़ें क्या होगी, इसको ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है कि जो गिरी है उसको उठाया जाए, मतलब बिजनेसों को प्रोत्साहन दिया जाए जिससे हमारी GDP वापस ग्रोथ में आ जाए। आर्थिक सुधार कार्यक्रम को लागू करने के लिए 1990 से 1951 राजकोषीय घाटा GDP का लगभग 8.5% था। वर्तमान में से 4% तक लाने का प्रयास किया रहा है। इसके लिए निम्न प्रयास किए जा रहा है। हमारे यहाँ पर 1991 में GDP थी वो कितने लॉस में चल रही थी, 8.5% लॉस में चल रही थी। ठीक है, अब कितने पे आ गई है, 4% पे लाने की कोशिश की जा रही है। अभी नहीं हुई, 4% लाने की कोशिश की जा रही है। इसके लिए हमारे जो टैक्स पॉलिसी है उसमें चेंजेस किए जा रहे हैं। ठीक है ना, कर की जो वसूली होती है, टैक्स की जो वसूली होती है उसको, उसमें भी कठोरता लाई जा रही है। उत्पादन एवं आयात कर को कम करना है। ठीक है ना, मैन्युफैक्चरिंग जितनी कम, मैन्युफैक्चरिंग का जो टैक्स है वो कम होगा तो उससे क्या होगा, मैन्युफैक्चरिंग ज़्यादा होगी। नेक्स्ट आता है मॉनेटरी रिफॉर्म, मौद्रिक सुधार। मौद्रिक नीति से आशय देश की केंद्रीय बैंक द्वारा मुद्रा की पूर्ति की नियंत्रण करना तथा उसमें अधिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए संतुलन बनाए रखना। अब क्या होता है कि जितनी भी हमारे बैंकें हैं, ठीक है ना, हमारे इंडिया के जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का नोट प्रिंट होते हैं, ठीक है ना, तो उसके लिए हमारे देश में कितने नोटों की आवश्यकता है, कैसे पूर्ति करी जाए, ये सब चीज़ें ध्यान रखी जाती है। बैंकों का वैधानिक तरलता स्टैट्यूटरी लिक्विड रेशो कम करने का प्रयास किया गया है। वैधानिक सरलता अनुपात SLR से आशय है कि बैंकों से मांग की जाने वाली रसद तथा समय अनुसार दायित्व नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज का एक निश्चित प्रतिशत तरल कोषों में रखा गया है। अब आपसे क्या करा गया है कि बैंकों में भैया एक कंट्री है, वहाँ कितने मनी की आवश्यकता पड़ रही है, ठीक है ना, कितने पैसे। हमारे यहाँ डिजिटलाइजेशन जो बनाया गया है, क्योंकि इससे जो पैसों का लेन देन होगा वो ऑनलाइन रहेगा। ठीक है ना, तो क्या होगा कि जो नोट छपते हैं, सिक्के बनते हैं, इनमें जो कॉस्ट आती है वो सब धीरे धीरे खत्म की जाएगी, तो इससे भी हमारा बजट बढ़ेगा। ठीक है, क्योंकि जितने नोट हम बनाते हैं, ठीक है, हमारे लिए तो नॉर्मली 500 का नोट हो गया, एक वैल्यू हो गई, ठीक है, बट उसका जो खर्चा होता है वो हो गया। तो ये सारी चीजें इसमें सुधार किए जा रहे हैं।
नेक्स्ट है कैपिटल मार्केट रिफॉर्म। पूंजी बाजार वह बाजार है जहां प्रतिभूतियों को क्रय विक्रय किया जाता है। नवीन आर्थिक नीति। अब पूंजी बाजार कैपिटल मार्केट होता है, वो क्या होता है, हमारा शेयर मार्केट बोला जाता है। नॉन रेसिडेंट्स इंडियन के भारतीय निवेशों में निवेश की सीमा को 5% 24% तक बढ़ाकर लाना। जो एनआरआई होते हैं वो पहले 5% तक की सीमा थी, अब उससे 5% से कहाँ तक करना है हमें, 24% तक का कि एनआरआई जो है वो इंडिया की किसी भी कंपनी में 24% तक निवेश कर सकता है। पूंजी बाजार को नियंत्रण करने के लिए भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ सेबी का स्थापना की गई है। ठीक है ना, सेबी का आपने नाम सुना होगा, जहाँ पर शेयर मार्केट का पूरा काम चलता है, तो उसकी स्थापना की। सार्वजनिक क्षेत्र के बॉन्ड एवं ऋण पत्र पर ब्याज के प्रतिबंध को हटा दिया गया है। जो पब्लिक बॉन्ड है, ठीक है ना, डेवेंचर है, उन पर जो इंटरेस्ट होता है उसको हटा दिया गया है। पूंजी निर्गमन नियंत्रण कार्यालय को समाप्त किया गया है। अंशों के मूल्य निर्धारण को स्वतंत्र करना, ठीक है ना, आपके जो शेयर है उसका प्राइस आप खुद डिसाइड कर सकते हो। ये सारी पॉलिसी निकाली गई है कैपिटल मार्केट रिफॉर्म में। नेक्स्ट दिया है फेसिंग आउट सब्सिडीज, आर्थिक सहायता एवं अनुदान कम करना। निर्यात सहायता के रूप में सरकार द्वारा रोकड़ क्षतिपूर्ति द्वारा आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। इन सहायता से आशा है कि सरकार विदेशों से कम मूल्य का आयात के बदले देशी उद्योगों से कच्चा माल क्रय करने पर अंतर की राशि का भुगतान करती थी। ऐसा देश के उद्योगों के संरक्षण देने के लिए किया जाता था। हमारे यहाँ आप लोगों ने देखा होगा सब्सिडी मिलती है, ठीक है ना, सब्सिडी मिलती है हम लोगों को, गैस की टंकी पे मिलती है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें जहाँ पर हमें सब्सिडी मिलती है। क्यों मिलती है? गवर्नमेंट क्या करती है कि जो हमें कम प्राइस करके, ठीक है ना, हमारे अकाउंट पैसे दे देती है। इससे क्या होता है कि जो सब्सिडी आती है कि उससे वो प्राइस की वसूली हो जाती है। रहता वो है, जैसे अगर गैस की टंकी पे पहले 500 रुपये में मिलती थी, ठीक है ना, अब वो 700 में मिलती है। तो गवर्नमेंट क्या करती है कि जो एक्स्ट्रा प्राइस है वो हमारे सब्सिडी के रूप में हमें दे देती है। तो ये हो गई फेसिंग और सब्सिडी। फिर नेक्स्ट है डिसमेंटिंग प्राइस कंट्रोल, मूल्य नियंत्रण को समाप्त करना। पहले हर प्रोडक्ट पे क्या होता था, गवर्नमेंट का नियंत्रण रहता था, गवर्नमेंट नीति के हिसाब से ही उनके प्रोडक्ट का रेट डिसाइड किया जाता था, बट अब उसको खत्म कर दिया गया है। सरकारी नीतियों से हमारे बिजनेस पे कौन कौन से इफेक्ट पड़े हैं, जो 19 ये बोल सकते हैं 1991 के बाद जो चेंजेस हुए उससे हमारे बिजनेस पे कौन कौन सा इफेक्ट पड़ा वो देख लेते हैं। फ्लो ऑफ मल्टीनेशनल कंपनीज, बहुराष्ट्रीय कंपनियों का प्रवाह, ठीक है ना। जैसे 1991 के बाद हमारे रूल वगैरह चेंज किए गए तो बड़ी बड़ी कंपनियां, इंटरनेशनल कंपनियां हमारे इंडिया में आने लग गई, और हमारे यहाँ की जो नॉर्मल छोटी कंपनियां तो वो भी कंपनियों ने इंटरनेशनल कंपनी का रूप ले लिया है। कंज्यूमर ओरिएंटेड मार्केट, अब हमारा जो बाजार हैगा, मार्केट हैगा, वो किसका हैगा, उपभोक्ता प्रधान हैगा। यहाँ पर सबसे पहले तवज्जो किसको दिया जाता है, कंज्यूमर को दिया जाता है जो उस प्रोडक्ट का यूज करता है। नेक्स्ट दिया है इंक्रीज द डिमांड इन गुड्स एंड सर्विस। अब उससे क्या हुआ है, हमारी डिमांड और सर्विस में भी बढ़ोतरी हुई है, इंक्रीजमेंट हुआ है। नेक्स्ट दिया है टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट, तकनीकी पर्यावरण। अब हमारे यहाँ पे जो इन्वायरमेंट है वो सब टेक्नोलॉजी के बेस पे चालू हो गया। पहले सारे काम मजदूरों से करवाए जाते थे, बट अब सारी चीज़ें किससे हो गई, टेक्नोलॉजी बिहाफ पे हो गई है। इंक्रीज इन कॉम्पिटिशन, बिजनेस बड़ा है, मार्केट बड़ा है, तो कंपटीशन भी बढ़ा, और जितना ज़्यादा कंपटीशन बढ़ता है आप उतने ही सफल बनते हो, ठीक है ना। कभी भी ये मत सोचना कि मैं अकेला खड़ा हूँ तो बिजनेस में सक्सेस रहूँगा, नहीं। आप अकेले खेल रहे हो, अकेले दौड़ोगे तो आप ही जीतोगे, पता हैगा सभी को, तो कोई इंटरेस्ट नहीं लेगा, ठीक है ना। बस 10 लोगों के साथ में दौड़ोगे और उसके बाद जीतोगे तो सभी इंटरेस्ट लेंगे। और वैसे ही काम अगर आप 100 लोगों के साथ में दौड़ोगे और अकेले जीत के आओगे तो फिर बात अलग बनती है, ठीक है ना। तो इसलिए आपका जितना ज़्यादा कंपटीशन होगा उतना ही ज़्यादा आप बिजनेस में सक्सेस होगे, आपकी कंपनी का नाम उतना ही चलेगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है मैनेजरियल रिस्पॉन्स टू चेंज इन ए बिजनेस एनवायरनमेंट, बदलते व्यवसायिक पर्यावरण प्रबंध की प्रतिबंध। अब हमारा चैप्टर ही मैनेजमेंट के बिहाफ पे चल रहे हैं, ठीक है ना, बुकी मैनेजमेंट के बिहाफ पे, तो उसका पॉइंट तो आना ही है। अब उपभोक्ता मुख्य बिंदु, कंज्यूमर फोकस। अब जो मैनेजर वगैरह रहते हैं उनका मेन फोकस कहाँ रहता है, डायरेक्ट कंज्यूमर पे रहता है, डायरेक्ट कस्टमर पे रहता है कि नहीं, हमारा जो उपभोक्ता है हम उसको देखें, उसको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, किस तरीके से चाहिए, उस पर मेन फोकस रहता है। लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, मैनेजर की सोच क्या रहती है, नई से नई टेक्नोलॉजी आए ताकि हमारे कॉस्ट कम की जाए, ठीक है। हम जो गुड्स बनाते हैं उसकी कॉस्ट कम की जाएगी तो उससे क्या होगा, हमारा बिजनेस तेज होगा, या फिर मार्केट में वही चीज़ हम सस्ते में दे सकते हैं, या फिर हमें प्रॉफिट होगा। मर्जर एंड ऑक्सीजन, एकीकरण है अधिकरण, बदलते आर्थिक पर्यावरण एवं उदारीकरण के फलस्वरूप कई कंपनियों ने समामेलन, एकीकरण, सम्मिश्रण,
पुनर्गठन आदि को अपनाया है। इसमें भी आपसी प्रतिस्पर्धा कम करने में सफल रही। प्रतिस्पर्धा कम करने के लिए वीआईपी एवं एरिस्टोक्रेट कंपनियों का आपस में संविलय हुआ है। अब क्या हुआ कि एकीकरण, मतलब बहुत सारी कंपनियां 2-3 अलग अलग चलती थी, तो उन लोगों कंपनियों ने क्या करा है, सब मिक्स कर दी गई है ताकि हमारा बिजनेस अच्छे से चल सके। प्रत्यक्ष विक्रय एवं वितरण, डायरेक्ट सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। कंपनी डायरेक्ट अपने एजेंट रखती है कि डायरेक्ट सेलिंग करवाती है कि ठीक है, हर शॉप पे मार्केट में अपने एजेंट पहुंचाती है ताकि बिचौलिए जो बीच के व्यक्ति रहते हैं उनसे काम खत्म हो जाए, ताकि व्यक्ति को वो चीज़ें आसानी से और इजी तरीके से मिल जाए। ब्रांड प्रोडक्ट, बड़ी बड़ी कंपनियां अपने प्रोडक्ट पे एडवर्टाइजमेंट में भारी खर्चा करती हैं, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा खर्चा करती हैं ताकि वो क्या बन जाए, ब्रांड बन जाए। ठीक है, तो ये टॉपिक हमारा कंप्लीट होता है और इसी के साथ हमारा ये चैप्टर भी कंप्लीट होता है। ठीक है ना, थैंक यू।